देखिए आज से हम लोग शुरू करेंगे लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग करेंगे लोग। ये है क्या, पहला चैप्टर का नाम है हम लोग का वास्तविक संख्या। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लीजिएगा कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या की कितनी संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है निम्न एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर सवाल दिया है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए सबसे पहले हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखना होगा क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ A जो है भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है और R शेष होता है। जब हम किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हम लोग को यह एक संबंध प्राप्त होता है भाग में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 3 में भाग दे रहे हैं 8 से, तो 3 दूना 6 बच गया 2, यानी जितना से भाग दिए इसको हम कहेंगे भाजक, इसको B से सूचित करेंगे। जितना में भाग दिए इसको बोलेंगे लो भाज्य, इसको A से सूचित करेंगे लो। या जितना बार में भाग दिए हैं उसको बोलेंगे लो भागफल, इसको R से सूचित Q से सूचित करेंगे लोग। और जो लास्ट में शेष बचता है नीचे उसको R से सूचित किया जाता है, उसको शेषफल बोला जाता है। ये बहुत बच्चों सब की बात है, इसको ध्यान न दीजिए लोग, लेकिन समझने के लिए समझिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखा जाए तो B और A में B छोटा है और A बड़ा है। यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। दो संख्या दिया है, उसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है कि इसका HCF। तो सबसे पहले हम एक संख्या को A मान लेंगे, एक संख्या को B मान लेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसको मानेंगे A। तो लिखा आएगा माना A बराबर 225, बड़ी संख्या है 225, छोटी है 135, तब B बराबर 135। अभी बताएं, बड़ी को A मान लिए, छोटी को B मान लिए। अब क्या करेंगे, सवाल बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे ज्ञात करिए। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहिए चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, दोनों बराबर है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या मिलता है हम लोग को, यह संबंध मिलता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, यह हम लोग को संबंध मिलता है। देखिए जहाँ A क्या है, A का मान 225 है बराबर B का मान कितना है 135 है। अब Q का मान कैसे निकाला जाता है, देखिए Q का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए B से भाग दिया जाता है, जितना बार में भाग दे रहे हैं वही Q का मान हो जाएगा। जैसे 135 से हम भाग देंगे 225 में। अब 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। हमको ऐसा भाग देने तो ये करता है, तो यहाँ 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 135 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 225 में से 135 घटाएंगे तो 90 होता है। 90 होता है, हमको पता है 90 होता है। घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया खत्म, 90 होता है। अब देखिए 135 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, 1 बार। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ा जाता है ना उसको लिख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं Q का मान है। तो हम 135 का पहाड़ा 1 बार पढ़ दिए तो वह Q का मान हो गया। अब देखिए जोड़ में किस चीज़ को लिखा जाता है, शेषफल को। तो उतना करने के बाद शेषफल कौन सा आया है, 90 आया है, तो हम 90 को लिख देंगे। बस यह प्रोसेस हम लोगों को जब तक करते रहना है तब तक कि हम लोगों को R का मान 0 नहीं प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि हम भाग देते हैं तो भाग देते जब तक भाग देते रहते हैं तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हम लोगों का शेषफल नीचे 0 नहीं बच जाता है। इसके बाद भाग विधि से HCF बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 90 से भाग दे देंगे कितना में, इतना में 135 को। सेम टू सेम यहाँ पर किसको बना दिए, 90 को हम भाजक बना दिए और 135 को क्या बना दिए, भाज्य बना दिए। यहाँ पर भी 135 के जो जगह पर रहेगा ना, सॉरी जो B के जगह पर रहेगा उसको A मान लेंगे, यानी 135 लिख देंगे।
अच्छा बराबर जो शेषफल बचेगा ना उसको बी के जगह पर लिख देंगे बस, ठीक है। यहाँ पर शेषफल जो है आर जो है 0 के बराबर नहीं है तो लिखना पड़ेगा आर बराबर नॉट 0। यहाँ पर अब हो गया बी का मान 90। फिर हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना बार में 135 आता है। तो 90 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 135 आता है। देखिए 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे ना तो 90 होता है, क्योंकि देखिए 90 एकम 90, 2 का बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, 135 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार पढ़ेंगे। 135 में से 90 घटाएंगे ना 45 बचेगा, 45 बचेगा। अब यहाँ पर 90 का पढ़ा एक बार पढ़े 90 हो गया, 90 में से 135 घटाए तो कितना बच गया शेषफल 45 बच गया, 45 बच गया। यहाँ पर भी क्या हो गया आर बराबर नॉट 0। फिर यहाँ भी जो बी के स्थान पर आएगा उसको पहले लिख लेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको 45 लिख लेंगे। अब फिर 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 90 आ जाए, तो 45 दूना 90, 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ने पर 90 आ जा रहा है, 90 आ गया तो 90 में से 90 चला जाएगा। देखिए ना यहाँ पर 90 हो गया, 45 दूना 90 कट गया, यानी 90 में से 90 गया, शेषफल खत्म हो गया, शेषफल 0 बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे लोग शेषफल 0। अब यहाँ पर आर का मान हम लोग का 0 आ गया तो लिखाएगा यहाँ आर बराबर 0 लिखाएगा। इसलिए HCF कितना कितना का निकाले हैं 135 और 225 का निकाले हैं, 135 और 225 बराबर, मतलब HCF 135 और 225 का कितना हो गया है। देखिए HCF जो होता है B के मान जो होता है ना वही HCF होता है, जो B के स्थान पर रहता है उसी को HCF बोलते हैं। तो 135 और 225 का HCF कितना हो गया 45, ठीक है, समझ में आया। देख लीजिए हो गया। देखिए अब हम इसी का दूसरा नंबर सवाल करेंगे। देखिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए 2 नंबर सवाल है 196 और 38,220, 38,220, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक मिनट हो गया, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए 38,220 यह हो जाएगा हमारा ए का मान, जो बड़ा है उसको ए का मान लिए, जो छोटा है उसको बी मान लिए। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पर रख देंगे उसका मान 38220 बराबर बी के जगह पर रख देंगे 196, ठीक है। अब देखिए क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो हम भाग देंगे 196 में कितना से 38,220 से भाग देंगे ना। हमको पता है कि 196 में 195 से गुना करने पर ना 38,220 आ जाता है, गुना करिएगा लोग आ जाएगा, ठीक है। तो 196 में हम कितना से गुना करें 195 से। देखिए यहाँ पर गुना कर ले रहे हैं, 5 36 के 0 हाथ में लगा 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9, 9 6 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 8 17, 9 8 17, ठीक है। या फिर 6 9 1 जोड़ने पर 0 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 6 12 या 10 22 के 2 हाथ में लगा 2, 9 2 9 7 16 2 18 का 8 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3, 38 22 0 आ गया। यानी 196 का पढ़ा 195 बार पढ़े, 196 का पढ़ा 195 में पढ़े तो 38 22 आ गया, 38 22 0 आ गया। आप प्लस शेषफल में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, यहीं एक ही लाइन में बन गया ये। अतः HCF हम बताएं हैं जो B के जगह स्थान पर रहता है उसी को HCF कहते हैं। HCF कितना कितना का 196 और 38220 का हो जाएगा 196, आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल है 867 और 255। तीसरा नंबर सवाल है 867 और 255। आज फ्रेश आ रहा है ना कि एक मिनट, हाँ
867 और 255, देखिए 867 और 255, सॉरी 255 है, 255 ही ना है, हाँ 255 ही है, 867 और 255 इसका निकालना है। जो दोनों में बड़ा है उसको ही मान लेंगे। ए कितना है 867 हो गया, बी कितना हो गया जो छोटा वाला हो गया 255 हो गया, 255 हो गया ए और बी, ठीक है हो गया। इसके बाद क्या करेंगे लो, सूत्र लिखेंगे लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय लिखिए चाहे एल्गोरिथम लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान कितना है 867 बराबर b का मान कितना है 255, अब गुने q का मान लिखना है, तो देखिए इधर भाग दीजिए, 255 में भाग देंगे 867 से, 255 में 867 से भाग देंगे तो देखिए 255 के पारा 2 तिया 6, 3 बार पढ़ रहे हैं लोग तो ये हो जाएगा 675, 4 बार पढ़ रहे हैं लोग 900 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे लोग तो 3 5 15 का 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6 का 6, 650, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर हो गया 192 बच गया। अब फिर 192 को से भाग देंगे लोग 225 में, देखिए यहाँ पर 225 के पढ़े कितना बार पढ़े 3 बार पढ़े, तो 3 बार पढ़े तो शेषफल कितना बच गया 192 बच गया, तो 192 लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे r बराबर नॉट 0, क्योंकि r 0 नहीं आया। फिर यह प्रोसेस आगे करते रहे लोग। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया कि जो b के जगह पर है वो आ जाएगा a के जगह पर, तो a के जगह पर लिखा जाएगा, जो शेषफल बचा है वो आ जाएगा b के जगह पर, तो 192 b के जगह पर लिखा गया। फिर 192 का पढ़ा 225 लाना है, 192 के पढ़ा में कितना बार पढ़ेंगे लोग, तो 1 से भाग देंगे लोग, तो 192 एकम 192, अब 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 1 में कट गया, बच गया कितना 33 बच गया। यानी 192 का पढ़ा एक बार पढ़े तो शेषफल कितना बच गया 33। ये भी है r बराबर नॉट 0, r नहीं है 0। फिर हम क्या करेंगे 192 को लिख देंगे पहले 192 और बराबर में जो r के जगह पर उसको b बना देंगे 33 हो गया। अब देखिए फिर 33 के पढ़ा 192 कितना बार में पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर भाग लगा रहे हैं, 33 से भाग लगा रहे 192 में, 33 तो कितना बार 30 3 90, 3 5 15, 3 6 18, 6 बार लगाएंगे, 3 6 18 नहीं होगा, 5 बार लगा रहे हैं, 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 कट गया 27 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, गुना किया अगर 5 से तो शेषफल बच गया 27 बच गया। यहाँ भी r बराबर नॉट 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 27 को बना लेंगे b, आज जो b के जगह पर उसको बना लेंगे a 33, तो 27 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 27 से कम 27 होता है, आज शेषफल कितना बच जाएगा 33 में से 27 घटा देंगे तो शेषफल बच जाएगा हमारा 3 3 6 बच जाएगा, शेषफल हो जाएगा 6। यहाँ भी हो जाएगा r बराबर नॉट 0 होगा। फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा शेषफल, जो 27 है उसको पहले लिख देंगे लो, बराबर 6 के पढ़ा कितना बार पढ़े 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24, तो 6 चौका 24 हो गया, तो यहाँ पर 27 है निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा r बराबर नॉट 0 होगा। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ b के जगह पर है उसको 6 इधर मान लेंगे, बराबर जो b के जगह पर नहीं है 3, इसको शेषफल में जो है उसको लिख लेंगे 3। अब 3 के पढ़ा में 6 कितना बार में आता है 2 बार में, 3 दूना 6, तो शेषफल कितना बच जाएगा 0, तो यहाँ हो गया r बराबर 0 हो गया। तब देखिए थोड़ा सा कम है संसाधन, देखिए ध्यान से, r बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी r बराबर 0 हो गया तो क्या लिखाएगा, अतः HCF कितना का निकाले हैं 867 और 225 बराबर कितना हो जाएगा, जो b के जगह पर होता है वही HCF हो जाता है, कितना हो जाएगा b के जगह पर कितना है 3 है तो इतने हो जाएगा 3, यह हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। मिटा दीजिए, मिटा दें हाँ, HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसे मिटा रहे हैं।
देखिए हाँ, यह सवाल, अगला सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। दर्शाइए कि कोई भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए लो। 6q+3 सॉरी यार, किस तरह लिख दिए, एक मिनट ब्रो, एक मिनट कैसे लिख दिए यार, सवाले हम नहीं लिखे बढ़िया से। चलिए देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सवाल है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यह हम लोगों को सिद्ध करना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक धनात्मक, विषम पूर्णांक का मतलब होता है वैसी संख्या जो 3 से न कटे, उसे कहते हैं विषम पूर्णांक। ये बताएं, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा लोग, बताएं हैं कि विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है, सम पूर्णांक क्या है। देखिए हमें सिद्ध करना है कि कोई भी ऐसी संख्या ले ले, कोई भी संख्या ले ले, उसको भाग देना तो वो ऐसे रूप में आएगा, ऐसे रूप में आएगा, ठीक है। देखिए अब कोई भी संख्या ले रहे हैं तो लिखेंगे सबसे पहले माना कोई भी हम विषम संख्या ले लेंगे, विषम संख्या, अगर उसको हल करेंगे ना तो हम यार इतना रूप में आएगा। यह हम लोगों को साबित करना है, ठीक है। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ध्यान से देखा जाए तो यह हम लोग का यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूले पर बैठा हुआ है। देखिए तो ए बराबर BQ+R होता है हम लोगों का सूत्र। यहाँ पर देखिए दे दिया, सेम टू सेम इसी के रूप का दिया हुआ है। क्या दिया है, BQ+R के जगह पर लिखा है 6Q+1, यहाँ पर फिर दिया है 6Q+3 दिया है। यानी ध्यान से देखा जाए तो हम लोग को ए के जगह पर एक ऐसा मान ज्ञात करना है, हमें यह साबित करना है कि ए के जगह पर कोई भी ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक ले ले तो वह जो है इसी रूप में हम लोगों का आएगा, ठीक है। यह हम लोग को साबित करना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि ए नहीं दिया इसीलिए मान रहे हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर, देखिए ध्यान से b का मान 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए ना, a बराबर BQ+R होता है, b के जगह पर कितना है, 6 है, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 6। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जो b का मान होता है ऐसे होता है, BAQ जो शेषफल होता है उसको r कहते हैं, ये कहते हैं भाग देने पर होता है। जो b का मान होता है ना वह r से हमेशा बड़ा होता है, यानी b जो है बड़ा होता है r से, यानी r का मान जब भी होगा तब b से छोटा होगा। अगर b का मान 5 है तो r का मान या तो 0 होगा, चाहे 1 2 3 4 तक हो सकता है। r का मान 5 से छोटा होगा, 5 कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 के बराबर कभी नहीं होगा। r का मान हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए b का मान 6 है, ठीक है, इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, या तो 0 या तो 1 2 3 4 5। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है, इसलिए हम r का मान कितना हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम r का मान जो है इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रख कर देखेंगे कि क्या हमारा कथन सही है कि नहीं है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ+R होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं कि r बराबर 1 रखने पर, ठीक है,
आर बराबर कितना रखने पर, सॉरी आर बराबर पहले 0 रख रहे हैं, तो अगर आर बराबर 0 रख रहे हैं तो ए बराबर ए हो जाएगा, बी का मान 6 माने हैं तो 6 हो जाएगा, क्यू का मान क्यू वैसे ही में रहने दो, आर का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह ए का मान कितना हो गया 6 क्यू हो गया, 6 क्यू हो गया, यह देखिए ए का मान 6 क्यू हो गया। फिर देखिए फिर ए का मान कितना रख रहे हैं, ए का मान हो गया, सॉरी फिर आर का मान हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं, फिर यहाँ पर फिर आर बराबर 0 रख चुके हैं, अब आर बराबर 1 रखने पर आर बराबर 1 रखने पर आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब बताइए ए का मान ए हो जाएगा, बी का मान 6, क्यू का मान क्यू प्लस आर के जगह पर 1 हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 का हो गया, 6 क्यू प्लस 1 हो गया। इसको देखिए, इसको घोरिए, फिर देखिए आर बराबर कितना रखने पर 0 रख दिए, 1 रख दिए, फिर उसके बाद क्या रखने पर 2 रखने पर, आर का मान जब 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 के लिए ध्यान से अभी आगे बता रहे हैं, फिर से एक बार बना ले रहे हैं तो फिर से बता रहे हैं, इसको समझा देंगे, ठीक है। आर बराबर 2 के लिए, आर बराबर जब 2 रहेगा तो हम क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, आर बराबर 2 के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। देखिए ए के जगह पर ए हो जाएगा, बी के जगह पर क्या हो जाएगा 6, आ क्यू का क्यू आ प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। अभी इसको थोड़ा सा और हल कीजिए, इसको यहाँ पर बना रहे हैं, देखिए क्या हिल रहा है, हाँ इसको यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, सॉरी ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 है, देखिए यहाँ पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, देखा जाए तो 6 में 2 का गुणांक छुपा हुआ है कि नहीं है। अगर इस दोनों संख्या में से अगर 2 कॉमन करे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 3 6, 3 क्यू बच जाएगा, आप प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर 2 यहाँ से चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा फिर देखिए यह पूरा देखा जाए पूरा तो क्या है, यह कोई ना कोई संख्या है, तो अगर इस संख्या को हम मान लें, क्या मान लें, चलिए कुछ नहीं मान रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, ए बराबर इतना हो गया, ठीक है। अच्छा हम आर बराबर कितना रख लिए, 2 रख लिए, फिर आर बराबर कितना रखने पर 3 बराबर, आर बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होगा, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, सॉरी ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, देखिए 3 है कॉमन हो रहा है तो क्या हो जा रहा है 2 क्यू प्लस 1, यही ना हो रहा है। 3 में क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर रहा है तो 2 क्यू प्लस 1 हो जा रहा है, बस अभी बताएंगे क्या होगा, इसको भी लिख दीजिए। फिर आर बराबर कितना के लिए, 4 के लिए, आर बराबर 4 के लिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान इसी तरह, बी का मान 6, क्यू का मान उसी तरह, आर का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर दोनों संख्या में देखा जाए तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो 2 के पड़ा में 3 बार में कट जाएगा, आ क्यू का क्यू आ प्लस 2 के पड़ा में 4 2 बार में कट जाएगा, हो गया। मतलब 4 में 2 गुना 2 है, अगर 1 2 को बाहर निकालिए तो क्या बच गया, 2 नहीं बच गया, बच गया, ठीक है, हो गया। इसको अब घेर लेंगे, ए का मान कितना हो गया, इतना हो गया। अच्छा इधर वाला थोड़ा साफ कर रहे हैं, रुक जाइए, भाई लाइट आज कट गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, हो गया क्लियर आ रहा है, 1 मिनट, हाँ आ तो रहा है, चलिए देखिए हो गया, क्या गया, इतना हो गया, हाँ इतना हो गया। यहाँ पर कितना रखे, आर बराबर 4 रख लिए, फिर देखिए आर बराबर उसके बाद क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, आर बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो आर बराबर 5 के लिए, आर बराबर 5 के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर 5 के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए का मान उसी तरह है, बी का मान कितना है, बी का मान 6 है, क्यू का क्यू है, प्लस आर का मान कितना हो गया 5। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5 इसी तरह हो जाएगा।
अब देखिए, अब हम लोग को समझना है, बोल रहा है कि दर्शाए कि किसी भी विषम पूर्णांक के लिए, कोई भी विषम पूर्णांक के लिए इतना इतना और इतना होता है। कोई भी सवाल है, सवाल क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के बराबर होता है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के बराबर होता है। तो देखिए उसी के रूप में हुआ है। अगर हम जीरो क्या रखें, r का मान 0 रखें, r का मान 0 रखे हैं, यहाँ पर सॉरी r का मान 0 रखे हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 6q प्राप्त हो रहा है। अब 6q क्या है, तो 6q जो है एक सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, देखिए हम जानते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि 2 से किसी भी संख्या में गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 2 से किसी भी संख्या में गुना करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। देखिए r का मान जब 0 रखे हैं तो 6q प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। देखिए a का ये हो गया, 6 में 2 × 3 होता है, 2 का अलग लिख दिए, 3 क्यों लिख सकते हैं। देखिए तो 2 हो गया, 3 क्यों, कोई भी ना कोई पूर्णांक होगा, क्यू का मान कुछ भी रखे, लास्ट में तो हमको 2 से गुना करना है। गुना करने पर क्या होगा, 2 से किसी भी संख्या में गुना करने पर बताएं क्या होता है, सम संख्या बन जाता है। तो बताइए तो a बराबर 6q, यह क्या है, यह एक सम संख्या है, सम संख्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए a बराबर 6q + 1। अभी देखिए 6q अभी पता किए, यहाँ पर सम संख्या हो गया। आज सम संख्या में कोई भी सम संख्या हो, अगर 1 जोड़ देना तो वह विषम संख्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या है, आज 2 में अगर 1 जोड़ दिया तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 क्या है, एक विषम संख्या हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम मिल जाता है। तो यह a बराबर 6q + 1 क्या है, विषम संख्या हो गया, ठीक है। फिर r बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, a बराबर 2 × 3q + 1 हो गया। यह कौन सा संख्या है, यह एक सम संख्या है। कैसे सम संख्या है, देखिए 2 का 2 हो गया, और यह 3q + 1 है, और यह 2 जो है किसी भी संख्या है, यह संख्या है, मान लीजिए यह संख्या कुछ भी हो सकता है। यह संख्या क्या है, इतना को कुछ ना कुछ हल करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका मान निकलेगा। अगर इसको 1 रख रहे हैं तभी इसका मान कुछ ना कुछ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। वो छोड़िए, इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ एक मान निकलेगा कुछ ना कुछ मान। उस मान को क्या करना है, इस 2 में गुना कर देना है। तो 2 में हम जानते हैं, मान लीजिए इसको हल किए तो x आ गया, तो जानते हैं 2 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो हमको सम संख्या प्राप्त होता है। तो बताइए तो यह एक सम पूर्णांक है कि नहीं है, सम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुना किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए r बराबर 3 के लिए क्या हो जा रहा है, r बराबर 3 के लिए आ गया है a बराबर 3 × 2q + 1 हो गया है। अब देखिए अब मालूम चला 3 में कोई भी संख्या से गुना हो रहा है, तो 3 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो क्या हो जाता है, दिन में किसी भी संख्या से गुना होता है तो वो होता है विषम संख्या। पता है विषम संख्या। अच्छा यहाँ पर विषम संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए r बराबर 4 रखे हैं, r बराबर 4 रखे हैं तो a बराबर 2 × 2q + 2 हो गया, 3q + 2 हो गया। अब यहाँ भी कोई ना कोई संख्या निकला है, अब इस संख्या में हम 2 से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा, संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई भी यह एक विषम संख्या है। कैसे है, क्योंकि 6q तो एक सम संख्या है, इसमें हम जोड़ रहे हैं 5 जो है एक विषम संख्या है। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाता है ना, तो हम लोगों को विषम संख्या प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4 एक सम संख्या है, इसमें कोई भी मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या विषम संख्या जोड़ दिए तो 4 और 3 मिलकर 7 हो गया, 7 भी एक विषम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमें कौन सा संख्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं लोग क्या, यह एक विषम संख्या है। अब देखिए सवाल बोल रहा है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, देखिए यहाँ पर 0 क्या है, 0 एक सम पूर्णांक है, 0 एक सम संख्या है। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, बताए हैं 0 जो है एक सम संख्या है। जब 0 जो है यहाँ पर सम संख्या है तो हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर 6q प्राप्त हो रहा है,
ए बराबर 6 क्यू, तो बताइए तो क्या एक विषम पूर्णांक है? यह तो एक विषम पूर्णांक नहीं है। हमको बोल रहा है किसी भी विषम पूर्णांक के लिए 6q + 1 होता है। यहाँ पर तो हम सम पूर्णांक रखे हैं तो क्या हुआ है, यह कितना हो गया, सम पूर्णांक रखे हैं तो कितना आ गया, 6q आ गया है, जबकि यहाँ पर सम पूर्णांक नहीं रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम r बराबर 1 रख दिए। 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। 1 क्या एक विषम संख्या है, विषम मतलब विषम, अपूर्णांक जो है पूरा पूर्णांक। 1 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक सवाल में बोल रहा है सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक रखने पर या तो 6q + 1 आएगा, या तो 6q + 3 आएगा, या 6q + 5 आएगा, यही आएगा। हम विषम पूर्णांक क्या रखे हैं, r बराबर 1 रखे हैं। r एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक जब रखे हैं तो क्या हो रहा है, हल किए तो क्या हो गया, एक विषम संख्या प्राप्त हुआ। और वो भी कैसा प्राप्त हुआ, 6q + 1 के रूप में प्राप्त हुआ। 6q + 1 के रूप में देखिए, तो एक विषम संख्या रखे तो 6q + 1 प्राप्त हो गया। अच्छा, फिर r बराबर 2। 2 क्या है, एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है, अगर सम पूर्णांक रख रहे हैं तो क्या होगा, सम पूर्णांक रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हल किए हैं, सम पूर्णांक रखे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, एक सम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। एक सम पूर्णांक रख रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हुआ है। सम पूर्णांक रख रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या प्राप्त हो रहा है जो कि किस रूप में है, 6q + 2 के रूप में है। हमको तब विषम पूर्णांक रखना है, तब ना होगा 6q + 3 के रूप में। तो यह तो सम पूर्णांक था, इसीलिए जो है इस रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक आ गया है, कितना रखे हैं, r का मान 3 रखे हैं। 3 हम जानते हैं r क्या, 3 क्या होता है, 3 जो है एक विषम पूर्णांक है। और जब विषम पूर्णांक रखे तो हल कर रहे हैं तो हमारा विषम संख्या आ गया, किस रूप में आया है, देखिए तो a बराबर 3 × 2q + 1 है, तो समझाने के लिए था। इसके ऊपर देखिए तो इतना आ गया है, a बराबर 6q + 3, यहाँ पर 6q + 3 हो गया। यानी a का मान क्या रखे हैं, सॉरी r का मान क्या रखे हैं, कोई सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, यहाँ पर क्या हो गया, विषम पूर्णांक रखे हैं, r का मान क्या रखे हैं, हम क्या रखे हैं, r का मान 3 रखे हैं, और 3 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसको हल किए हैं तो किस रूप में आ गया, 6q + 3 के रूप में आ गया, a बराबर 6q + 3 के रूप में आ गया। फिर यहाँ पर सम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि r बराबर 4 रखे हैं, 4 एक सम संख्या है तो सम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर r बराबर 5 के लिए r बराबर 5 रखे हैं, यानी 5 भी एक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक रखे हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, हम लोग को एक विषम संख्या प्राप्त हुआ है। वह किस रूप में प्राप्त हुआ है, तो 6q + 5 के रूप में प्राप्त किया है, 6q + 5 के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, जितना भी विषम रखे हैं ना सब इसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है। बस हो गया, यह हमारा सवाल बन गया। अब इसको दिखाना पड़ेगा भाई, तो बहुत गजा गया। अच्छा, इसके पहले वाला पर जब ये नहीं समझाए होंगे तो बताने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिया बोले तो ठीक है, नहीं तो पीछे करके इसको उतार लेना लो फिर से। अंत में लिखाएगा अतः क्या लिखाएगा, अतः कोई भी धनात्मक अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड, यही साबित करना था। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। प्रूव्ड, यही हम लोग को साबित करना था। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो कितना सवाल बच रहा है, 2-3 सवाल और बचते होंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।